यानी किसी भी चीज को आप अगर चाह रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा दूर तक जाए, ठीक है ना, सबसे ज्यादा दूर तक जाए, तो आप जो फेंकिएगा ना उसका जो थ्रो एंगल रहेगा वो क्या रहना चाहिए, 45 डिग्री का, तो सबसे ज्यादा दूरी तक जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सबसे ऊंचा जाए तो 90 डिग्री के कोण पे फेंक दीजिए, ठीक है ना, कोई कोई थोड़ा सा भी इधर उधर का डिस्टेंस तय नहीं करना, सीधा यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो 90 डिग्री पे अगर आप थ्रो करते हैं तो सबसे ज्यादा ऊंचा जाएगा, और 45 डिग्री पे थ्रो करते हैं तो सबसे ज्यादा दूरी तक जाएगा, सबसे ज्यादा डिस्टेंस जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, ठीक है ना। तो प्रबलाकार, यानी किसी भी चीज को आप फेंकिएगा तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ऐसे जाएगा, वो कैसे, सीधे ऐसे जाएगा, मतलब सीधा यहाँ से उठेगा और ऐसे गिर जाएगा, ठीक है ना। जितना उसको पावर से फेंकिएगा उतना दूरी तय करेगा, जितना एंगल पे फेंकिएगा उतना दूरी तय करेगा, लेकिन आकार जो होता है वो कैसा होगा, परवलयाकार, यानी कि पैराबोलिक उसका आकार होगा। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तोलक के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, किस श्रेणी के उत्तोलक में आलंब बिंदु जो है ना ये बीच में रहता है, तो ये प्रथम श्रेणी में, ठीक है ना, आलंब बिंदु जो है ये बीच में रहता है प्रथम श्रेणी में। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, कूड़ा की गाड़ी का पहिया किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो ये द्वितीय, तृतीय नहीं, द्वितीय श्रेणी का, ठीक है ना। कूड़ा का गाड़ी कहने का मतलब जो है ना, हाँ, जैसे ऐसे उठा लेते हैं और दो ही चक्का रहता है और ऐसे करके जो गुड़काते हैं, तो ये क्या है, क्या हुआ, एक ही चक्का, हाँ मतलब वही सॉरी एक ही चक्का रहता है, जो जिसको ऐसे करके नहीं उठा करके तब चलाते हैं, ऐसे रख दीजिएगा तो खड़ा हो जाएगा, ऐसे उठा करके चला रहे हैं तो वो किस श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का। किस श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का लीवर है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, किस श्रेणी के उत्तोलक में प्रयास बिंदु बीच में रहता है, ठीक है ना। तो प्रयास बिंदु किसमें, तो तृतीय में, प्रयास बिंदु बीच में कहां रहेगा, तृतीय उत्तोलक में, ठीक है ना, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में। आगे आपको बताना है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ हमेशा क्या होगा, तो हमेशा एक से कम ही होगा, हमेशा एक से कम ही होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सरसी जो है ना, ये सरसी किस प्रकार का जो है उत्तोलक है, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। सरसी जो है ये प्रथम, क्या, हाँ पिलास का तरह ही वो काम करता है। आगे आपको बताना है, पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पेशी उत्तक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अभी देखेंगे कि क्या होता है पेशी उत्तक वगैरह, उत्तक अभी अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि उत्तक से बहुत प्रश्न आता है। आगे आपको बताना है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा का निर्माण होता है, तो अधिचर्म कोशिका, ठीक है ना, चमड़ा जो बोलते हैं ना, चमड़ा जो बोलते हैं ना, चमड़ा, वही कोशिका से जो है पूरा त्वचा का निर्माण होता है, ठीक है ना। एपिडर्मिस इसको बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। आगे आपको बताना है, पौधे में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है, तो ये कोलेनकाइमा के कारण, ठीक है ना। ये भी यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ये कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा क्या है, ठीक है ना, एडेनकाइमा क्या है, ठीक है ना, एडेनकाइमा भी होता है, उसके बारे में भी अभी देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, जलीय में जो होता है। चलिए आगे आपको बताना, किस प्रकार के उत्तक जो है नारियल की भूसी का निर्माण करता है, तो ये स्केलेनकाइमा फाइबर होता है। क्या होता है, स्केलेनकाइमा फाइबर से नारियल के भूसी का निर्माण होता है। आगे देखना है, क्वेश्चन है, रक्त किस उत्तक का उदाहरण है, तो तरल संयोजी उत्तक का। कैसा है, तरल संयोजी उत्तक का, ठीक है ना। हाँ, ये लिक्विड जो है ना सो कनेक्टिव टिश्यू है। आगे आपको बताना है, हिस्टामिन का स्राव जो है कोशिका में कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना, तो संयोजी उत्तक में। हिस्टामिन का स्राव कहाँ से होता है, तो ये संयोजी उत्तक से ही होता है। आगे आपको बताना है, रूट टिप या फिर सूट टिप कौन से उत्तक में पाया जाता है, तो रूट टिप और सूट टिप जो है ना विभज्योतक उत्तक में। किसमें पाया जाता है, विभज्योतक उत्तक में, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। किसमें पाया जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाया जाता है, रूट टिप या फिर सूट टिप। आगे आपको देखना है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का जो है सो किससे बनी होती है, तो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है, ठीक है ना। अभी इसको देखेंगे कोशिका भित्ति को भी, इससे भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सबका निर्माण होता है। आगे आपको देखना है, पौधे के सभी भागों में भोजन कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। कौन पहुंचाता है, फ्लोएम, ठीक है ना। आगे अब बताना है आपको, उत्तकों के अध्ययन के विज्ञान को क्या नाम दिया जाता है, हिस्टोलॉजी, ठीक है ना। और कोशिका का इससे पहले पढ़े थे साइटोलॉजी। इसके बाद बताना है आपको, बच्चे के शरीर में कौन सा उत्तक होता है जिससे ठंड का एहसास कम होता है, ठीक है ना, तो ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है। क्या होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है। जैसे एडिपोज टिश्यू जो है ना गर्मी पैदा करने के लिए ही माना जाता है। एडिपोज टिश्यू किस चीज के लिए, गर्मी पैदा करने के लिए, क्योंकि उसमें वसा का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। फैट जो है सो कहां पे संरक्षित रहता है, तो एडिपोज टिश्यू में ही संरक्षित रहता है, ठीक है ना। क्या हुआ, हाँ, एक ब्राउन एडिपोज होता है, एक व्हाइट एडिपोज होता है, ठीक है ना। हाँ, आगे आपको बताना है, शरीर में मांसपेशी कुल की संख्या कितनी है, टोटल 639, 639, ठीक है ना। हड्डियों की संख्या
206, ठीक है ना, हड्डियों की संख्या 206। हालांकि शुरुआती में 300 रहता है, धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते हाँ वो 300 रहता है, ठीक है ना, 300 से 208 तक आता है और 208 से भी जुड़ करके 206 आ जाता है, ठीक है ना। हाँ, आगे आपको बताना है गर्भावस्था में बच्चों का आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो लिवर में होता है, ठीक है ना। जब बच्चा मदर बूम में रहता है ना, ठीक है ना, तो मदर बूम में जो है सो उसका जो निर्माण होता है आरबीसी का, वो अस्थि मज्जा उस समय डेवलप ही नहीं रहता, हड्डी उतना डेवलप ही नहीं रहता है कि वो बना पाएगा। हाँ, तो बोन तो रहता है लेकिन उतना डेवलप नहीं रहता है, ठीक है ना। स्केलेटल सिस्टम तो जैसे ही बच्चा बनता है उसी तरह स्केलेटल सिस्टम डेवलप होता है, तब तो उसके ऊपर ना बच्चे का आकृति बन पाता है, लेकिन वो इतना डेवलप नहीं रहता है कि वो आरबीसी का निर्माण कर पाए। तो इसके लिए उस समय जो है सो कौन निर्माण करता है, लिवर के द्वारा, ठीक है ना, जिगर जिसको बोलते हैं हिंदी में, या फिर उसको क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। आगे आपको बताना है बोन मैरो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है ना, 2 प्रकार के होते हैं, बताएंगे अभी कैसे होता है 2 प्रकार, कौन कौन सा। उसके बाद देखिए रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, तो 3 प्रकार की, मेनली 3 प्रकार की, हालांकि पाई जाती है बहुत सारा, लेकिन मेनली 3 प्रकार का, कौन कौन सा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है ना। इसके बाद बता आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, हाँ ल्यूकोसाइट ना, एरिथ्रोसाइट, क्या है, एरिथ्रोसाइट, ठीक है ना। एरिथ्रो जो है ना शब्द ही, एरिथ्रो हमेशा शब्द किसको डिनोट करता है, लाल रंग को, एरिथ्रो किसको डिनोट करता है, लाल रंग को, ठीक है ना। और उजला के लिए कल कौन सा शब्द बताए थे, ल्यूको, उजला के लिए कौन सा बनाता है, ल्यूको, तो ल्यूकोसाइट, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, हाँ थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ठीक है ना। आगे आपको बताना है तंत्रिका उत्तक का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका के द्वारा होता है जिसे क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका उत्तक का तो न्यूरॉन का ही, अच्छा न्यूरॉन के बारे में एक चीज जान लीजिए, न्यूरॉन ही एकमात्र मानव शरीर की ऐसी कोशिका है, ठीक है ना, जिसका विभाजन नहीं होता है, सिर्फ उसमें वृद्धि होता है, ठीक है ना। यानी कि आपके मदर वूम में जो न्यूरॉन डेवलप हो गया, ठीक है ना, वो न्यूरॉन अब क्या होगा, सिर्फ धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक न्यूरॉन था अब वो डिवाइड होकर के तंत्रिका तंत्र बहुत विकसित होकर के डिवाइड होकर के संख्या बढ़ जाएगा, नहीं, जो है वही उसी में उसका लंबाई बढ़ते जाएगा। और मानव शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका होती है ना, वो यही न्यूरॉन की कोशिका होती है। और कितनी तक लंबी हो सकती है, 1 मीटर तक, ठीक है ना, याद रखिएगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर तक एक न्यूरॉन जो है अगर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम अगर अपनी हाइट पे जाए तो 100 सेंटीमीटर तक हो सकता है, यानी कि 1 मीटर तक उसकी लंबाई हो सकती है एक न्यूरॉन की। चलिए आगे आपको बताना है मशीन की दक्षता जो है ये प्रतिशत में कितनी होती है, तो हमेशा 100% से कम। कोई भी मशीन ऐसा है जो बनाए और उसमें कोई घर्षण नहीं होगा, बिना घर्षण का वो काम करेगा, कोई भी मशीन है, कोई मशीन नहीं, कितनों आप लुब्रिकेंट डाल दीजिए, ठीक है ना, उसका कुछ ना कुछ ऊर्जा जो है वो हीट के रूप में घर्षण होकर के और हीट के रूप में ट्रांसफर होकर खत्म हो ही जाएगा। तो किसी भी मशीन का एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं होता, हमेशा 100% से कम होता है। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होता है और थ्योरेटिकली ऐसा माना जाता है कि कुछ आदर्श मशीनें हैं जिसका क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है ना, कि आदर्श मशीन यानी कि आइडियल मशीन्स का जो है तो इफिशियंसी कितना होता है, तो उस समय आपको 100% टिक करना होगा। लेकिन आइडियल मशीन आज तक कोई बना ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा माना जाता है कि आइडियल मशीन जो होता है, आदर्श मशीन, उसका कितना होगा, 100% होगा। लेकिन बाकी जितनी भी मशीन होगी सबका 100% से कम ही दक्षता होगा। चलिए इसके बाद देखना है चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है, चिमटा तृतीय श्रेणी का, किस श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का। इसके बाद बताना है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ हमेशा क्या होता है, तो एक से बड़ा ही होगा, हमेशा एक से बड़ा होगा। एक से कम किस में होगा, तृतीय में, एक से कम किस में होगा, तृतीय में, और एक से बड़ा हमेशा होगा द्वितीय में। आगे आपको बताना है उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, तो 1 2 3, प्रथम प्रकार, द्वितीय प्रकार, तृतीय प्रकार, ऐसे करके। आगे आपको बताना है कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम, कैंची किस श्रेणी का, प्रथम, ठीक है ना। उसके बाद बताइएगा चापाकल किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो यह भी प्रथम श्रेणी का ही उत्तोलक है, ठीक है ना। इतना ही प्रश्न था आज का। जो लोग वीडियो में बता देते हैं, जो लोग जो है सो यहाँ सेट नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको आज से टेलीग्राम पे भी हम टेस्ट का सेट डाल देंगे, और प्लस में आप इसका आंसर इसी वीडियो के माध्यम से आप बना करके उसके बाद इसका जांच कर सकते हैं इस आंसर का। उत्तक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। उत्तक देखिए सबसे पहले जो है ना, ये मान लीजिए ये दीवाल जैसे है, ये दीवाल, तो इसमें मेन कंपोनेंट क्या है, ये दीवाल किस चीज का, अगर हम यूनिट खोजना चाहे, अगर हम मात्रक खोजना चाहे, तो मात्रक क्या है इस दीवाल का, ईंट है। मात्रक क्या है, ईंट है। हालांकि बालू सीमेंट भी लगा हुआ है, लेकिन मेनली जो बना हुआ किसका बना हुआ है, ईंट का बना हुआ। इसी तरह से हम लोग का भी शरीर है ना, उसमें अगर यूनिट खोजना चाहे तो यूनिट क्या चीज है,
कोशिका। क्या चीज है? कोशिका। सबसे छोटा यूनिट क्या हो जाएगा? कोशिका। इसी के लिए कोशिका का तो डिफिनीशन भी होता है, मानव शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, ठीक है ना, इकाई शब्द पे ध्यान दीजिए। इकाई क्या है? कोशिका। अब क्या होगा कि दो सेम कोशिका या फिर दो अलग अलग प्रकार का कोशिका जो है एक जगह मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? टिश्यू। क्या बोलेंगे? ऊतक। उसको ऊतक बोल देंगे। अब क्या होगा, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के या फिर सेम ऊतक जब एक जगह मिलेंगे तब उसको क्या बोलेंगे? अंग बोल देंगे, ऑर्गेन बोल देंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्गेन बोल देंगे। और बहुत सारा अंग जब जो है सुव्यवस्थित रूप से जब डिजाइन रहेगा, व्यवस्थित रूप से जब रचनात्मक तरह से मतलब सजाया हुआ रहेगा तो उसको क्या बोल देंगे? शरीर। क्या बोल देंगे? शरीर। ठीक है ना, अंग तंत्र बोल दीजिए या फिर अंग तंत्र से ही शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, तो इसी में आज देखते हैं कि ये आखिर ऊतक का जो मतलब कोशिका का जो संगठन है, कोशिका का जो जुड़ाव है, इसका जो निर्माण करता ऊतक, ये ऊतक होता कितना प्रकार का, बनता कितना प्रकार का है, कैसे कैसे बनता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव है ना। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ये भी अच्छा है। अच्छा, ये नया एडिशन फिर लाए हैं ना। चलिए ठीक है। वीडियो में थोड़ा सा जो लोग को बुक से बार बार कंफ्यूजन रहता है, पूछते रहते हैं कि कौन सा बुक है कौन सा बुक है, अभी फिलहाल जो चल रहा है ना वो एसके झा सर के द्वारा एक बुक बनाया गया है, वो प्रॉपर सिर्फ साइंस का ही बुक है। उसमें तीनों सेक्शन आपको मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेक्शन मिल जाएगा। उसी से होमवर्क भी दिया जाता है पढ़ने के लिए और सभी लोग पढ़ के आते हैं और उसी का फिर से डिस्कशन होता है। पहले तो एक सेट चलता है उसी का क्वेश्चन का और फिर इसके बाद उसका डिस्कशन हो रहा है और वही डिस्कशन का आप लोग को वीडियो मिल रहा है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ऊतक का जो है, ये ऊतक शब्द किसके द्वारा दिया गया था? हाँ, ऊतक शब्द किसके द्वारा दिया गया था? नहीं, विचेट के द्वारा नहीं दिया गया था। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, एन ग्रीव के द्वारा। एन ग्रीव के द्वारा ऊतक शब्द जो दिया गया था ना वो किसके द्वारा? तो एन ग्रीव के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, और ऊतक के अध्ययन को कहते क्या है? हिस्टोलॉजी। अभी बताए थे। ठीक है ना, हिस्टोलॉजी इटली के प्रथम वैज्ञानिक हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, हाँ हाँ, नहीं आज बिल्कुल नहीं देखा। सबसे पहले देखिए ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ऊतक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक ऊतक को हम डिफाइन कर लेंगे कि वो एनिमल टिश्यू है और एक प्लांट टिश्यू है। ठीक है ना, एक क्या है? एनिमल और एक प्लांट टिश्यू है। ठीक है ना, अब देखिए सबसे इसमें मेन जो है वो थोड़ा सा पहले पादप ऊतक को देख लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद एनिमल टिश्यू को भी देख लेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। पादप ऊतक बताइएगा तो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक कितने प्रकार के? दो प्रकार के। सबसे ज्यादा प्रश्न तो यहीं से बन जाता है। ठीक है ना, ये पादप ऊतक में जो अभी आएगा, हाँ, पार्ट बाय पार्ट जो बटेगा वो सबसे पहले। तो कौन कौन सा पादप ऊतक दो प्रकार के कौन कौन सा होता है? तो एक तो होता है अस्थाई और दूसरा क्या होता है? विभज्योतक। ठीक है ना, दूसरा क्या होता है? विभज्योतक। देखिए एक टिश्यू ऐसा टिश्यू होगा जिसमें बन गया तो बन गया। ठीक है ना, अब उसको कुछ नहीं किया जा सकता। एक टिश्यू ऐसा होगा जो बनेगा, ठीक है ना, और वो धीरे धीरे डिवाइड होगा। तो जो डिवाइड होगा उसी का ना महत्व ज्यादा होगा, क्योंकि वो तो कम है, जो बन गया वो अस्थाई है, अस्थाई रह गया। अब जो बनेगा और उसमें से जो डिवीजन हो करके बनेगा उस टिश्यू को हम लोग को पढ़ना है, तो वही सबसे ज्यादा जो पढ़ना पड़ेगा वो विभज्योतक ऊतक को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए अस्थाई ऊतक के बारे में लिखा हुआ है, ऊतक विभाजन नहीं होता है, यह दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, एक तो सरल और दूसरा जटिल। ठीक है ना, एक सरल और दूसरा जटिल। सरल ऊतक जो होता है जो किसके अंतर्गत आ रहा है? अस्थाई ऊतक के अंतर्गत। सरल जो है अस्थाई ऊतक के अंतर्गत जो आ रहा है। ये देखिए सरल ऊतक जो है ना, इसका निर्माण एक ही कोशिका के द्वारा होता है और इसके अंतर्गत तीन प्रकार के ऊतक आते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, इसके अंतर्गत जो है तीन प्रकार का ऊतक आता है। ठीक है ना, किसके अंदर? सरल ऊतक के अंदर, जो किसके अंदर आया था? अस्थाई ऊतक के अंतर्गत आया था। ठीक है ना, एक तो है पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा और तीसरा है स्केलेनकाइमा। ठीक है ना, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। ठीक है ना, अब इसमें देखिए पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा होता क्या है? ठीक है ना, देखिए इसमें जो है ना पेरेन्काइमा ही एकमात्र ऐसा ऊतक है जो जीवित ऊतक है। कैसा ऊतक है? जीवित ऊतक है, और अस्थाई है तो इसमें तो डिवीजन होने वाली कोई बात है ही नहीं। तो पेरेन्काइमा जो है ना वो जीवित ऊतक है, इसी के लिए मृदु ऊतक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृदु ऊतक। मृत नहीं, मृदु। मृदु का मतलब जीवित। ठीक है ना, जिसमें जान है अभी। ठीक है ना, बाकी जो दो ऊतक होती है कौन कौन सा? स्केलेनकाइमा और कोलेनकाइमा। ये दोनों ऊतक जो होती है क्या होती है? मृत ऊतक होती है। क्या ऊतक होती है? मृत ऊतक होती है। और पहला जो होता है वो मृदु ऊतक होता है, यानी जीवित
ऊतक होता है। पेरेन्काइमा का कार्य देख लीजिए, पेरेन्काइमा एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समव्यायी होता है, मतलब एक ही प्रकार की कोशिका का ये समूह होता है ये ऊतक। इस कोशिका में कोशिका सर्वे करने वाले सेल वॉल पर किसी भी यौगिक का जवाब नहीं होता है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। ये देखिए यह जो है ना मृदु ऊतक है, ठीक है ना, तो मृदु ऊतक पे तो कोई कवच होगा नहीं। सबसे पहले मृदु ऊतक पे कोई कवच नहीं होगा, तो कवच पादप ऊतक में जो कवच होता है वो क्या होता है, सेल वॉल। क्या होता है, सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। तो इस ऊतक पे ना कोशिका भित्ति का कोई लेप नहीं होगा। क्या होगा, कोशिका भित्ति का कोई लेप नहीं होगा। उसके बाद दूसरा चीज, मृदु ऊतक जो है ना, यानी कि पेरेन्काइमा जो है, ये भोजन को संग्रहित करने का काम करता है। क्या करता है, भोजन को संग्रहित करने का काम। जैसे कि मान लीजिए कि आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो है भोजन बन गया, ग्लूकोज बन गया, तो वो ग्लूकोज बनेगा कहां पे और भोजन रहेगा कहां पे, तो इसको एक प्रकार का ना पादप का जो है ना, पादप सेल का आप किचन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, किचन। यहीं पे जो है सो भोजन का निर्माण होता है। कहां पे, पेरेन्काइमा में, पेरेन्काइमा ऊतक में। और यही पेरेन्काइमा ऊतक से आगे चल करके धीरे धीरे जब होगा तो फिर जो है फ्लोएम जा करके और यहां से फ्लोएम सबको बांटने का काम करेगा। यानी कि पादप शरीर का जो है ना, पादप कोशिका का जो है, आप वेटर का अगर बात करें जो सर्व करने वाला है, तो सर्व करने वाला क्या है, फ्लोएम। जबकि किचन का काम कौन करता है, तो मृदु ऊतक करता है, यानी कि पेरेन्काइमा करता है। पेरेन्काइमा जो है ना, जैसे आलू मूली सलजम इन सबके जड़ों में भी पाया जाता है पेरेन्काइमा ऊतक। इसके बाद देखिए कॉलेनकाइमा, ठीक है ना, कॉलेनकाइमा के बारे में। और ये जो है ना पेरेन्काइमा जो ऊतक होती है, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होता, कोई जान नहीं होता, ये कड़ा नहीं होता। मृदु ऊतक मतलब बहुत ही ये लचीला ऊतक होता है। कौन सा, पेरेन्काइमा। इसके बाद देखिए स्थूल कोन ऊतक बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कॉलेनकाइमा बोलते हैं। कॉलेनकाइमा जो है ना, ये लंबी कोशिका, लंबी लंबी कोशिका का जो है सो संग्रह होगा, ठीक है ना, लंबी लंबी कोशिका का संग्रह होगा। ये फाइबर की तरह होगा, कॉलेनकाइमा जो कैसा होगा, फाइबर की तरह होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इस प्रकार की कोशिका में स्पर्श करने वाले सेल वॉल होते हैं, ठीक है ना। सेल वॉल तो इसमें रहेगा ही, क्योंकि ये मृत ऊतक है, तो मृत ऊतक के ऊपर से कवच चाहिए, ठीक है ना, मृत ऊतक के ऊपर से क्या चाहिए, कवच चाहिए, तो इसमें सेल वॉल की उपस्थिति होगी। तो प्रश्न यही पूछता है कि कौन सा सरल ऊतक ऐसा है जिसमें सेल वॉल नहीं होता, कोशिका भित्ति नहीं होता, तो कौन सा, पेरेन्काइमा। बाकी कॉलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा दोनों होगा। इसके बाद देखिए कॉलेनकाइमा जो है ना, ये मजबूत तो होता है लेकिन उतना मजबूत नहीं होता है जितना स्केलेनकाइमा होता है। कॉलेनकाइमा मजबूत तो होता है लेकिन उतना मजबूत नहीं होता है जितना स्केलेनकाइमा होता है। इसी के लिए स्केलेनकाइमा, जितना भी आप कठोर चीज देख रहे हैं, जितना भी पादप प्लांट वर्ग में आप जितना भी कठोर टिश्यू देख रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए कि ये सब जो प्लाई वलाई देख रहे हैं, उसके बाद आप नारियल वगैरह का छिलका वगैरह देखेंगे, ठीक है ना, या फिर कोई भी कड़ा चीज देखेंगे, वो सब क्या होता है, सब स्केलेनकाइमा होता है। क्या होता है, स्केलेनकाइमा होता है। अब पेरेन्काइमा में तो जान है ही नहीं और स्केलेनकाइमा तो बहुत मजबूत हो गया, तो इसके बीच वाला जो होता है, जो कॉलेनकाइमा होता है, वो ना ही कम मजबूत और ना ही ज्यादा मतलब हार्ड, ठीक है ना, वो लचीला होता है। तो जैसे धान का पेड़ है, क्या है, धान का पेड़ है, तो वो देखते हैं बहुत मजबूत तो नहीं रहता लेकिन गिरता भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो किस ऊतक के कारण नहीं गिरता है, यही कॉलेनकाइमा के कारण। किस ऊतक के प्रेजेंस के कारण, कॉलेनकाइमा के कारण। यह भी पिछले बार जो है ना 2018 से पहले जो ग्रुप डी हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हुआ था कि धान का पौधे में लचीलापन जो है ये किसके कारण होती है, तो यही कॉलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है, ठीक है ना, कॉलेनकाइमा ऊतक के कारण। इसके बाद जो कठोरता आएगी वो किस ऊतक के कारण आएगी, स्केलेनकाइमा के कारण आएगी, ठीक है ना। यही मेनली जो पूछा जाता है वो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कॉलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा से। और देखिए ये जो स्केलेनकाइमा है ना, स्केलेनकाइमा जो है ये मृत कोशिका तो होती ही है, धीरे धीरे जो है ना ये और कठोर हो जाती है। क्या हो जाती है, और कठोर हो जाती है। और कठोर हो करके जो है ना, सो कोशिका से ये बाहर निकल करके, जैसे जो कोशिका भित्ति का जो काम है उसी तरह से ये कोशिका से बाहर निकल करके पेड़ों वगैरह में जो छाल का निर्माण हो जाता है, वो भी किस ऊतक के द्वारा होता है, तो यही स्केलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। किस ऊतक के कारण, स्केलेनकाइमा के कारण। और पेड़ का छाल देखते हैं पूरा कठोर रहता है एकदम, ठीक है ना, हाँ, पूरा बाहर निकल करके पूरा देखते हैं छाल टाइप का बन जाता है, वो सब स्केलेनकाइमा ऊतक ही होता है, ठीक है ना। और स्केलेनकाइमा में जो है ना ये क्या रहेगा, तो इसमें जगह नहीं पाया जाएगा, मतलब कि वेसल्स नहीं पाया जाएगा, इसमें जो है ना रिक्त स्थान नहीं पाया जाएगा। ये बहुत कम्पैक्ट होता है, बहुत जटिल होता है, ठीक है ना, एकदम पूरा हाँ मजबूत रहता है। आगे देखिए
इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम का जो बात आ गया, ठीक है ना, जटिल ऊतक, जो सरल अस्थाई जटिल ऊतक जो होता है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या आ जाता है, तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को जो है ना, सो हाँ, जाइलम किस चीज का परिवहन करता है, तो खनिज लवण और जल दोनों याद रखिएगा। खनिज लवण और जल का जो परिवहन होगा वो पादप किस कोशिका के द्वारा होगा, तो जाइलम के द्वारा होगा, ठीक है ना। और फ्लोएम क्या कर रहेगा, तो अभी बताए तो वो वेटर का काम करता है, ठीक है ना। खाना बन गया है पेरेन्काइमा में, अब उस खाना को जो है ना पूरे शरीर के हर भाग तक, यानी कि जितना भी पेड़ है उसके हर एक कोशिका तक जो खाना पहुंचाने का काम करेगा वो कौन करता है, तो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, फ्लोएम के द्वारा। देखिए जाइलम और फ्लोएम में जो है ना, इसमें भी सब डिवीजन होता है। क्या होता है, सब डिवीजन होता है, मतलब यह भी बटा होता है। तो जाइलम कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। और फ्लोएम कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। दोनों जो है सो 4 प्रकार के होते हैं। तो 2 तो बहुत आसानी से याद रहेगा, 2 अभी एक बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा चीज छोड़े हुए हैं, नहीं दिए हुए हैं। देखिए जाइलम जो होता है ना, ठीक है ना, ये जाइलम 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा 4 प्रकार होता है, तो सबसे पहले तो एक तो वेसल्स होता है। क्या होता है, वेसल्स होता है। दूसरा जो है वो ट्रैकिड्स होता है, ठीक है ना, ट्रैकिड्स। और तीसरा जो होता है वो जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है ना। क्या हुआ, हाँ पाइप ही उसको बोलते हैं, उसको क्या तो हिंदी में बोलते हैं, नालिका बोलते हैं, नलिका। हाँ वाहिकाएं और वाहिनिकाएं बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए वेसल्स को क्या बोलते हैं, वाहिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाहिकाएं बोलते हैं। और ट्रैक वाहिनिकाएं, ठीक है, देख लीजिएगा, हमको ट्रांसलेशन में फिर गलती हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा, ठीक है ना। वही वाहिकाएं वाहिनिकाएं, ठीक है ना, जाइलम तंतु और जाइलम फाइबर, यही 4 चीज रहता है। क्या चीज रहता है, वाहिकाएं वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम फाइबर, ये 4 चीज होता है। किसमें, जाइलम के अंदर पाया जाता है, 4 चीज जाइलम के अंदर पाया जाता है। और इसी तरह से फिर फ्लोएम में भी 4 चीज पाया जाएगा। तो 2 तो जो जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा जैसे बोले थे ना, तो वो उसमें भी रहेगा, फ्लोएम में भी रहेगा, और 2 उसमें अलग हो जाता है, ठीक है ना। देखते हैं इसमें नाम दिए हुए कि नहीं, हाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। एक तो देखिए सीव ट्यूब, क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब्स, ठीक है ना, ये भी नालिकाएं ही होती है, ठीक है ना। सीव ट्यूब, सीव नालिकाएं होती है। उसके कैंपेनियन सेल होता है। क्या होता है, कैंपेनियन सेल, किस में, फ्लोएम में बात कर रहे हैं, कैंपेनियन सेल। और एक तो फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ठीक है ना। हाँ जैसे कि जाइलम में देखे थे ना, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर था, तो इसी तरह से इसमें भी क्या है, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। और इसके साथ साथ याद रखिएगा सीव ट्यूब और कैंपेनियन सेल, ठीक है ना। कैंपेनियन सेल को सहकोशिकाएं बोलते हैं, इतना हमको याद है। कैंपेनियन सेल को क्या बोलते हैं हिंदी में, सहकोशिकाएं बोलते हैं। इसके बाद देखिए अब जो दूसरा है, ठीक है ना, ये तो सरल उत्तक का बात हो गया। क्या हो गया, सरल उत्तक का, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा कौन सा मतलब सरल नहीं, अस्थाई उत्तक का, ठीक है ना, अस्थाई उत्तक का। अस्थाई उत्तक के अंदर ही जो है जटिल और सरल दोनों आ गया। तो जटिल में कौन सा डिवीजन हो गया, 2 ठो, जाइलम और फ्लोएम। और सरल में क्या चीज था, तो 3 था। कौन कौन सा, एस्केलेनकाइमा, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। इसको याद रखिएगा। सबसे पहले कोशिका कितने प्रकार के, पादप कोशिका 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन सा, अस्थाई और विभज्योत की। अब अस्थाई में सबसे पहले चलता है, विभज्योत की बाद में देखेंगे। अस्थाई में जो है कोशिका जो होगा वो एक होगा सरल अस्थाई और एक होगा जटिल अस्थाई। क्या होगा, सरल अस्थाई और जटिल अस्थाई। यानी कि अस्थाई उत्तक कितने में बट गया, 2 में। कितने में, 2 में। कौन कौन सा, सरल अस्थाई, जटिल अस्थाई। अब सरल अस्थाई उत्तक जो है 3 में बट गया। कितने में, 3 में बट गया। इसको याद रखिएगा, इस डिवीजन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरल अस्थाई जो है वो 3 में बट गया। कौन कौन सा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ठीक है ना। एक चीज छूट रहा है। उसके बाद देखिए पेरेन्काइमा, स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा जैसे पढ़े ना, एक होता है एरेनकाइमा। क्या होता है, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा ना सभी पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। जो जलीय पादप कोशिका है ना, जो जलीय पादप कोशिका है, उसमें जो काम यहाँ पेरेन्काइमा कर रहा है ना, सेम यही काम जो है वहां पे क्या करेगा, एरेन्काइमा करेगा। सेम वही काम। तो यहाँ क्या कर रहा था काम पेरेन्काइमा, भोजन का निर्माण, भोजन का संग्रह, ठीक है ना। तो वह भी वहीं पे वो करेगा काम, कौन, एरेन्काइमा। चलिए इसके बाद देखते हैं सरल अस्थाई उत्तक के बाद जो है जटिल अस्थाई उत्तक। कौन सा, जटिल अस्थाई उत्तक। जटिल अस्थाई उत्तक फिर 2 में बट जाता है। किसमें, 2 में। कौन कौन सा, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। अब देखिए जाइलम और फ्लोएम जो है ना, ये फिर 4 भाग में बट जाता है। तो 4 भाग कौन कौन सा है, तो जाइलम का कौन कौन सा है, तो वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम फाइबर। फिर से बोलते हैं, वाहिकाएं, क्या हो, तंतु और फाइबर एक ही चीज है। हाँ ठीक ठीक, उसी को फाइबर को हिंदी में बोलते हैं।
हिंदी, ठीक है, फाइबर को हिंदी में जाइलम पेरेन्काइमा यानी कि जाइलम मृदु उत्तक, ठीक है ना, सॉरी, देखिए वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम मृदु उत्तक यानी कि जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है ना, जाइलम फाइबर हो जाएगा। इसके बाद जो है सो फिर फ्लोएम, फ्लोएम भी फिर 4 में बढ़ जाएगा, कितने में बढ़ जाएगा, 4 में। कौन कौन सा, तो इसका हिंदी हमको नहीं याद है, ठीक है ना, एक तो सीव ट्यूब्स, क्या होगा, सीव ट्यूब्स, ठीक है ना, सीव नालिकाएं बोलते हैं, ठीक है ना, हाँ इसका भी हिंदी याद है, सीव नालिकाएं बोलते हैं। दूसरा कैंपेनियन सेल, जिसको क्या बोलते हैं, सहकोशिकाएं, क्या बोलते हैं, सहकोशिकाएं। और उसके दो जैसे जाइलम में पढ़े थे वैसे यहाँ फ्लोएम में पढ़ेंगे, क्या क्या चीज, तो फ्लोएम मृदु उत्तक, फ्लोएम मृदु उत्तक या फिर फ्लोएम पेरेन्काइमा, और उसके बाद जो है दूसरा क्या हो जाएगा, फ्लोएम फाइबर हो जाएगा। इतना में खत्म हो गया क्या चीज, अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक में पूरा खत्म, ठीक है ना, अस्थायी उत्तक पूरा खत्म। इसके बाद अब है विभज्योत उत्तक, कौन सा, विभज्योत उत्तक। विभज्योत उत्तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, हाँ विभाजन करता है, नए कोशिका का निर्माण यही करता है, ठीक है ना। ये जो पेड़ पौधा का जो हाइट बढ़ता है, पेड़ पौधा का जो ऊंचाई बढ़ता है, चाहे वो गोलाई बढ़ता है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, सब जो है सो इसी पे, किस पे, विभज्योत उत्तक पे। अब विभज्योत उत्तक भी अलग अलग प्रकार का होगा, शीर्षस्थ विभज्योत उत्तक होगा, पार्श्वस्थ विभज्योत उत्तक होगा, ठीक है ना। और एक और कौन होता है, अंत, हाँ 3 होता है, एक कौन होता है देखते हैं, ठीक है ना, अंतर्वेशीय उत्तक होता है ना, ठीक है, देख, हाँ ठीक है, देखिए सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा, शीर्षस्थ विभज्योत उत्तक होगा, क्या होगा, शीर्षस्थ विभज्योत उत्तक होगा। दूसरा क्या होगा, तो अंतर्वेशीय विभज्योत उत्तक होगा, क्या होगा, अंतर्वेशीय विभज्योत उत्तक होगा। और तीसरा क्या होगा, तो पार्श्वस्थ विभज्योत उत्तक होगा, ठीक है ना, पार्श्वस्थ विभज्योत उत्तक होगा। सबसे पहले देखिए पौधे का लंबाई जो बढ़ता है, पौधे का जो लंबाई बढ़ता है, आपको नींद आ गया क्या, नींद आ रहा है, पौधे का जो लंबाई बढ़ता है वो किस कारण से बढ़ता है, तो शीर्षस्थ, ठीक है ना। देखिए ना, जैसे ये शीर्ष पे जो विभज्योतक उत्तक है, ऐसा तो नहीं होगा कि बीच से कहीं डिवाइड हो जाएगा, तो टूट ही जाएगा ना, बीच से अगर डिवाइड हो गया तो छोटा हो गया, तो इस पे शीर्ष को विभाजित करना होगा, शीर्ष को क्या करना होगा, विभाजित करना होगा। और शीर्ष से विभाजित करके एक और नया टिश्यू बना और इसका हाइट बढ़ गया, फिर आगे वैसे ही होगा, फिर आगे वैसे होगा और इसका हाइट धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो पौधे की लंबाई या पेड़ों की लंबाई जो बढ़ती है वो किस कारण से बढ़ती है, शीर्षस्थ विभज्योत उत्तक के कारण, शीर्षस्थ विभज्योत उत्तक के कारण। दूसरा होता है अंतर्वेशीय उत्तक, क्या होता है, अंतर्वेशीय उत्तक। अंतर्वेशीय उत्तक का काम क्या है, तो शाखाओं का लंबाई बढ़ाएगा, क्या करेगा, शाखाओं का, ब्रांच वगैरह जो निकलते रहता है नया नया, ठीक है ना, नया नया शाखा जो निकलते रहता है, उसमें कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है, तो अंतर्वेशीय उत्तक, कौन सा, अंतर्वेशीय उत्तक। और एक होता है पार्श्वस्थ विभज्योत उत्तक। तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है, पार्श्वस्थ, पार्श्व का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है ना, पार्श्व का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो पौधे का गोलाई जो बढ़ता है, ठीक है ना, गोलाई जो बढ़ता है वो किस उत्तक के कारण, तो पार्श्वस्थ विभज्योत उत्तक यानी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण, किसके कारण, लेटरल मेरिस्टेमेटिक या फिर पार्श्वस्थ विभज्योत उत्तक। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना सरल अभी लग रहा है ना एकदम, ये तो 1 मिनट का काम था, सुने हो गया काम खत्म। लेकिन आप मानिए, विश्वास मेरा कीजिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पौधे की गोलाई किस उत्तक के विभाजन के कारण बढ़ता है, तो पार्श्वस्थ विभज्योत उत्तक के कारण। कल को पूछेगा शाखा की लंबाई किसके कारण बढ़ता है, तो अंतर्वेशीय, किसके कारण, अंतर्वेशीय, ठीक है ना। और पौधे की लंबाई किसके कारण बढ़ती है, तो शीर्षस्थ विभज्योत उत्तक के कारण, शीर्ष पे जो विभाजन होता है उसके कारण पौधे की लंबाई बढ़ती है। ये विभज्योत उत्तक था, ठीक है ना, जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। आगे देखिए जंतु उत्तक देखते हैं, क्या देखते हैं, जंतु उत्तक देखते हैं। यानी कि आपको जो ज्यादा जटिल है ना, ठीक है ना, ज्यादा जटिल जो है वो कौन सा है, यही विभज्योत उत्तक, विभज्योत उत्तक इंपोर्टेंट ज्यादा इसी का है, ठीक है ना। लेकिन पढ़ने में जो ज्यादा जटिल है वो कौन सा है, अस्थायी उत्तक, कौन सा है, अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के, 2, कौन कौन सा, सरल अस्थायी और जटिल अस्थायी। अच्छा ये सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, कौन कौन सा, बिल्कुल सही है, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और एस्केलेनकाइमा। अच्छा ये जटिल उत्तक भी कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 2, जाइलम और फ्लोएम। अच्छा जाइलम फ्लोएम में फिर बढ़ता है क्या, कितने प्रकार में, 4 में। जाइलम किस किस में बढ़ता है, बिल्कुल सही है, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, और उसके बाद क्या बोलते हैं, जाइलम मृदु उत्तक और जाइलम तंतु, ठीक है ना। उसके बाद फ्लोएम भी बढ़ता है क्या, फ्लोएम कितना में, 4 में। कौन कौन सा, शिव टिश्यू, शिव नालिकाएं, ठीक है ना, शिव भगवान शिव है ना, वैसे शिव नालिकाएं याद रखिएगा, क्या, शिव नालिकाएं, ठीक है ना, शिव नालिकाएं। उसके बाद सहकोशिकाएं, क्या, सहकोशिकाएं, ठीक है ना। उसके बाद तो 2 तो याद है ही,
फ्लोएम मृदु ऊतक और फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। इसके बाद आगे चलिए, इसके बाद यहां तक काम खत्म हो गया किसका? अस्थायी ऊतक का। इसके बाद दूसरा ऊतक कौन सा है? विभज्योत ऊतक, ठीक है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। विभज्योत ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ, अंतःवेशी, ठीक है ना। अच्छा बताइएगा, पार्श्व, ठीक है ना, बताइएगा पौधे का जो लंबाई बढ़ता है ये किस ऊतक के कारण? शीर्षस्थ के कारण, ठीक है ना। उसके बाद उसकी शाखा का लंबाई अंतःवेशी, अंतःवेशी, और उसका जो गोलाई बढ़ते जाता है वो पार्श्व विभज्योत की ऊतक के कारण बढ़ता है। इसके बाद अब देखते हैं थोड़ा सा जंतु ऊतक। क्या देखते हैं? जंतु ऊतक। जैसे जंतु कोशिका था उसी तरह से जंतु ऊतक देखते हैं। देखिए जंतुओं में जो मेनली जो पाया जाता है ना, हालांकि बहुत प्रकार का पाया जाता है, लेकिन मेनली जो पाया जाता है, ठीक है ना, वो 4 प्रकार के टिश्यू। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका कहाँ क्या काम है, कौन सा ऊतक से किस अंग का निर्माण होता है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। देखिए तो ये 4 कौन कौन सा है? तो एक तो है उपकला ऊतक। क्या है? उपकला ऊतक। दूसरा क्या है? संयोजी ऊतक। क्या है? संयोजी ऊतक। तीसरा क्या है? पेशी ऊतक। क्या है? पेशी ऊतक। और चौथा क्या है? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, बस ये नहीं, तंत्रिका ऊतक। क्या है? तंत्रिका ऊतक। पहला क्या है? उपकला, पहला उपकला, दूसरा संयोजी, तीसरा पेशी, चौथा तंत्रिका, ठीक है ना, तंत्रिका। ये ऊतक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये उपकला ऊतक जो है जिसको एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। हाँ, ये उपकला ऊतक जो है ना, देखिए ये शरीर की खुली सतहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। शरीर की खुली सतहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा ऊतक होता है? उपकला ऊतक। कौन सा? उपकला ऊतक, ठीक है ना। देखिए यह शरीर के उन सभी जगहों पे पाई जाती है जिनकी सतह खुली हुई है तथा बाहरी पदार्थों को नुकसान पहुंच सकता है। त्वचा के बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे कि, हाँ ठीक है, जहां भी कोई भी अंग है ना, ठीक है ना, कोई भी अंग है उसका जो बाहरी खुला हुआ मतलब जो भाग है उस पर कौन सा ऊतक का लेप रहेगा? उपकला ऊतक का। किसका? उपकला ऊतक का, ठीक है ना। और हम लोग के त्वचा पे जो उपकला ऊतक होता है वो कौन सा होता है? एपिडर्मिस। त्वचा पे जो होता है कौन होता है? एपिडर्मिस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिचर्म। क्या बोलते हैं? अधिचर्म ऊतक बोलते हैं, अधिचर्म ऊतक बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये उपकला ऊतक जो है ना, ये किस किस अंग का निर्माण करता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना। किस किस अंग का निर्माण करता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले जैसे आहार नली है, ठीक है ना, आहार नली, फूड पाइप जो है, आहार नली जो है, जो कहां से चालू हो जाता है? हमारे मुंह से ही चालू हो जाता है, ठीक है ना। कहां पे अंत होता है? एनस पे जाकर के खत्म होता है। तो इसका जो निर्माण है ना, ये किस ऊतक के द्वारा होता है? उपकला ऊतक के द्वारा होता है। देखिए ना, उपकला ऊतक अभी बोला ही था कि जो भी बाहरी खुला हुआ रहेगा उस पे हम रहेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि मुंह में खाना डाले और एक पाइप है, मान लीजिए एसिडे लेकर के डाल दिए, थोड़ा सा नॉर्मल एसिड डाल दिए, तो अगर कमजोर टिश्यू रहेगा तो गया काम से, ठीक है ना। तो सुरक्षा देने के लिए कौन सा ऊतक रहेगा? उपकला ऊतक रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बाहर से खुला हुआ है। इसके बाद देखिए वायु कोष्ठ, ठीक है ना, यानी कि विंड पाइप जो होता है, ठीक है ना, जो हम लोग जो सांस लेते हैं जिसको ट्रैकिया भी बोलते हैं, ये भी किसका है? तो ये भी उपकला ऊतक का ही बना हुआ, क्योंकि ये भी तो बाहर से खुला हुआ है ना। ये भी बाहर से अंदर में, मतलब ऐसा नहीं समझिए कि बाहर से खुला हुआ का मतलब ये पैकिंग तो दिख रहा है, इसके अंदर भी तो पाइप खुला हुआ ही है ना। तो ये कौन सा ऊतक का निर्माण होगा? उपकला ऊतक का। उसके बाद देखिए अंडवाहिनी, ठीक है ना, जितना भी ट्यूब्स जितना भी होगा ना, ठीक है, जितना भी नालिका होगा ना, सारा नली किसका बना होगा? तो इसी का बना होगा। किसका? उपकला ऊतक का ही बना होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अंडवाहिनी है। उसके बाद ब्रिक नालिका, ठीक है ना, ब्रिक नालिका यानी कि किडनी का जो ट्यूब होता है, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं? इसको किडनी ट्यूब्स ही बोलते हैं, ठीक है ना। किडनी ट्यूब्स भी किसका बना होता है? तो उपकला ऊतक का ही बना होता है। इसके बाद देखिए दूसरा ऊतक है संयोजी ऊतक। क्या, कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक। अभी प्रश्न था कि रक्त कैसा ऊतक है, तो आप लोग लिखे थे तरल संयोजी ऊतक, ठीक है ना। तो संयोजी ऊतक तो है ही, साथ साथ क्या है? सब तरल है, ठीक है ना, तरल है मतलब लिक्विड स्टेट में रहता है, इसी के लिए उसको तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं। संयोजी जो है ना, उसका इंग्लिश में उसको बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। और कनेक्शन से आप लोग को सबको मालूम है कि क्या होता है, तो जो पूरे शरीर को कनेक्ट करे, वैसा ऊतक जो पूरे शरीर को कनेक्ट करने का काम करे, वैसे ऊतक को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक बोलते हैं। जैसे हड्डी, हड्डी पूरे शरीर को कनेक्ट कर रहा है ना, एक जगह से चालू होकर के पूरे शरीर में जा रहा है, तो कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। त्वचा कैसा है? पूरे शरीर को कवर कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं? अभी क्या बोल रहे थे?
ब्लड, ठीक है ना, ब्लड पूरे शरीर को कनेक्ट कर रहा है ना, हर एक कोशिका को कनेक्ट कर रहा है ना, तो कैसा टिश्यू हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब जो है कनेक्टिव, हाँ, और तरल है तो इसके लिए उसको तरल संयोजी बोलते हैं, बाकी सबको सीधा संयोजी ऊतक बोलते हैं। तो हड्डी किस ऊतक का बना होता है, संयोजी ऊतक का, ठीक है ना। उसके बाद ब्लड किसका बना होता है, संयोजी ऊतक का। और एक कौन बच रहा था, त्वचा, त्वचा किसका बना होता है, तो वह भी संयोजी ऊतक का ही बना होता है। और देखिए एक होता है हिस्टामिन प्रोटीन होता है, क्या होता है, हिस्टामिन प्रोटीन। इसका भी जो स्रावन होता है ना वो कहां से होगा, तो संयोजी ऊतक से ही होगा। हिस्टामिन प्रोटीन का स्रावन कहां से होता है, संयोजी ऊतक से ही होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो ऊतक उपलब्ध है वो कौन सा ऊतक है, तो यही संयोजी ऊतक ही, सबसे ज्यादा संयोजी ऊतक ही उपलब्ध रहता है, ठीक है ना। अब देखिए ये संयोजी ऊतक जो है ना ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। संयोजी ऊतक अब बट गया कितने प्रकार में, 4 प्रकार में बट गया, ठीक है ना। सबसे पहले ऊतक कितने प्रकार में बटा था, जंतु ऊतक 4 प्रकार में, सिर्फ ऊतक नहीं, जंतु ऊतक जो बटा था कितने प्रकार में, 4 में। कौन कौन सा था, एक था उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। फिर से बोलिए, उपकला, बिल्कुल सही है, ये 4 प्रकार था। अब देखिए इसमें जो पहला जो पढ़े थे उपकला, वो सिंपल था, कुछ नहीं था, ठीक है ना, वो किसी भाग में नहीं बटा। उपकला ऊतक केवल एक ही प्रकार का होता है, वो उपकला ही ऊतक होता है, ठीक है ना। जो कहां कहां पाया जाएगा, तो जितना भी नालिका है, जितना भी पाइप है ना शरीर में, ठीक है ना, खास, लेकिन इसको छोड़ करके क्या बोलते हैं, क्या हुआ, हाँ उपकला, क्या हुआ, उपकला ऊतक 4 प्रकार के, अच्छा इसमें नहीं दिया हुआ ना। अच्छा उपकला का क्या क्या प्रकार है, चारों ध्यान में है क्या, अच्छा सर्पीला, गोलाकार, मतलब उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है ना, स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन चलिए उसके बाद देखिए संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक इसमें लिखे हुए कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। संयोजी ऊतक कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। संयोजी ऊतक चारों का नाम देखते हैं, कौन कौन सा है। पहला, तो पहला है एरियोल, ठीक है ना, एरियोल कनेक्टिव टिश्यू, क्या है, एरियोल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा क्या है, तो टेंडोन, क्या, नहीं नहीं, टेंडन तो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ एडियोल, पहला क्या है, एडियोल है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, तो दूसरा हो जाता है, इसको बोलते हैं स्केलेटल, क्या बोलते हैं, स्केलेटल, ठीक है ना, यानी कि कंकाल संयोजी ऊतक, क्या बोलते हैं, कंकाल संयोजी ऊतक। तीसरा जो हो जाएगा वो तीसरा बताते हैं, तीसरा हो जाता है बसीय संयोजी ऊतक, क्या हो जाता है, बसीय संयोजी ऊतक। और चौथा जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्या हो जाता है, फ्लूइड यानी कि तरल संयोजी ऊतक, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत कौन आ जाता है, ब्लड आ जाता है, ब्लड, ठीक है ना। ब्लड वगैरह किसके अंदर, तो तरल संयोजी ऊतक के अंदर आता है। अब देखिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये एरियोल ऊतक क्या है, तो इसमें ना मैट्रिक्स के 2 तंतु पाए जाते हैं, जिसके 2 प्रकार की संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स का कौन कौन सा 2 संरचना, तो कौन कौन सा दोनों संरचना, टेंडन और लिगामेंट, टेंडन और लिगामेंट किसके अंतर्गत आ जाता है, तो इसी के अंदर एरियोल संयोजी ऊतक के अंदर आ जाता है, ठीक है ना, एरियोल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अब टेंडन और लिगामेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टेंडन और लिगामेंट जो है ये संयोजी ऊतक ही है, संयोजन करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना, और पूरे शरीर में मौजूद होता है। तो संयोजन करता है, तो किसको किसको संयोजन करता है, तो टेंडन जो है ना, टेंडन वो किसको करता है, तो मांसपेशी को बोन से, मांसपेशी को हड्डी से। मान लीजिए ऐसा तो कभी न कहीं तो होगा ना, जो मांसपेशी को हड्डी से जुड़ना होगा तो वो डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, डायरेक्ट जुड़ेगा तो वो हट जाएगा, तो उसके लिए क्या आएगा, टेंडन, क्या आएगा, टेंडन आएगा, ठीक है ना। तो मांसपेशी को संयोजी से कौन जुड़ेगा, टेंडन जुड़ेगा। दूसरा है लिगामेंट, दूसरा को क्या बोलते हैं, लिगामेंट। तो लिगामेंट किसको किसको जोड़ता है, तो ये हड्डी को हड्डी से, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ेगा, तो लिगामेंट जोड़ेगा, ठीक है ना। अब दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि मांसपेशी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, तो मांसपेशी को मांसपेशी से मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने के लिए ना किसी का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने क्या जरूरत है, वो तो खुद आराम से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। दोनों सॉफ्ट चीज है, तो सॉफ्ट चीज को जुड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा कभी कभी याद करने में परेशानी हो जाता है, तो कौन सा लिगामेंट होगा, कौन सा टेंडन होगा, ठीक है ना। तो आप लोग एक शासक का नाम जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, क्या नाम जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। तो उसी से याद रख लीजिएगा, MBT, M फॉर मसल्स, B फॉर बोन और T फॉर टेंडन, ठीक है ना। तो MBT से याद रख लीजिएगा, मसल्स बोन को कौन जोड़ेगा, टेंडन जोड़ेगा, और उसका दूसरा तो याद है ही, बोन को बोन से कौन जोड़ेगा, तो लिगामेंट जोड़ेगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, इसके बाद है कंकाल स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, क्या है, कंकाल
यानी कि स्केलेटल। तो स्केलेटल का मतलब है, समझ में आता है क्या चीज, पूरा हड्डी का, ठीक है ना, पूरा हड्डी का जो अंदर का जो सिस्टम है बना हुआ, संरचना जो है बना हुआ, वो क्या है, स्केलेटल सिस्टम है। और उसी स्केलेटल सिस्टम, उसी कंकाल तंत्र में जो है ऑर्गन को फिट किया गया। क्या चीज को फिट किया गया है, ऑर्गन को, अंग को फिट किया गया है, ठीक है ना। देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से होता है जिसे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट। तब ना एक बीमारी भी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, किसमें होती है, हड्डियों में, ठीक है ना। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, हड्डियों को जो है ना कमजोर होकर के टूटता, जब देखिए इसमें होता क्या है, मानव शरीर में अगर आप भोजन पदार्थ में जो है ना कैल्शियम की मात्रा को कम कर देंगे, क्या कर देंगे, कैल्शियम की मात्रा को कम कर देंगे, तो शरीर का इंटेलिजेंस इतना हाई है, शरीर जो है ना वो अपने आप को कभी भी मरने नहीं देगा, भूखा नहीं रहने देगा, ठीक है ना, वो खत्म नहीं होने देगा शरीर को। तो क्या करता है, हड्डी में से ही कैल्शियम को निकालना चालू कर देता है। हड्डी में चूंकि कैल्शियम और फास्फोरस बहुत रहता है, तो हड्डी से कैल्शियम को निकालना चालू कर देता है, जिस कारण से हड्डी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, छेद नहीं, कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। छेद जो होता है वो दूसरी बीमारी होती है जिसको क्या बोलते हैं, रिकेट्स। क्या बोलते हैं, रिकेट्स, बिल्कुल सही है, रिकेट्स। हड्डियों में जो छेद होती है ना, क्या, हड्डी में जो छेद होता है उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उसी को। अच्छा, रिकेट्स। होता है। हाँ, दोनों जो है ना, दोनों बीमारी जो है बताते हैं, दोनों बीमारी जो है ना वो कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी से ही होती है। कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी से ही दोनों बीमारी होती है। कौन कौन सी, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स, ठीक है ना। हाँ, हाँ, बच्चा वगैरह में जो है रिकेट्स बीमारी पूछता है कि बच्चे में कौन सा बीमारी पाया जाता है, तो रिकेट्स बीमारी। और एक और बच्चा में बीमारी पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, सूखा रोग, उसको क्या बोलते हैं, क्वार्सियोर्गर। क्या बोलते हैं, क्वार्सियोर्गर, ठीक है ना। तो क्वार्सियोर्गर और मोरेस्मस जो होती है ना बीमारी, उसको कंफ्यूज नहीं होइएगा कैल्शियम से, वो प्रोटीन्स की कमी से होता है। किससे कमी से, प्रोटीन्स की कमी से। लेकिन वो भी जो है मतलब डिफिशियंसी ही है, ठीक है ना। हाँ, डिफिशियंसी के कारण होता है, प्रोटीन के डिफिशियंसी से कौन सा बीमारी, क्वार्सियोर्गर और मोरेस्मस, क्वार्सियोर्गर और मोरेस्मस, ठीक है ना। मरा मरा सा शरीर हो जाता है एकदम, ठीक है ना, मोरेस्मस में। हाँ, प्रोटीन की कमी से। और कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी से जो होता है वो कौन सा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स, ठीक है ना, रिकेट्स। ये तीनों। देखिए आगे आपको है इसमें, स्केलेटल बोन जो है ना ये बाहर का आवरण में पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, तो पेरियोसाइटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरियोसाइटम। यानी स्केलेटल सिस्टम के जो बाहरी भाग में जो पाया जाएगा, यानी कोई भी हड्डी है उसका जो बाहरी भाग में जो पाया जाएगा, ठीक है ना, वो कौन सा टिश्यू होगा, तो कनेक्टिव टिश्यू ही होगा। कौन सा टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू। उस कनेक्टिव टिश्यू का जो है ना एक स्पेशल नाम दिया गया है। क्या चीज दिया गया है, तो पेरियोसाइटम। क्या चीज, पेरियोसाइटम नाम दिया गया, ठीक है ना। और ऑस्टियोसाइट किसका बना, ऑस्टियोसाइट क्या होता है, तो ये हड्डी का एक विशेष प्रकार का कोशिका है जिससे निर्माण होता है हड्डियों का, ऑस्टियोसाइट से। हड्डी जो है ये एक कैसा स्ट्रक्चर है, तो छेदनुमा, ठीक है ना, जैसा स्पंज होता है ना, जैसा स्पंज होता है, स्पंज देखे ना, स्पंज में छेद 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 होता है ना, तो यही वैसा ही सेम संरचना किसका होता है, हड्डी का भी। हड्डी में एकदम छोटा 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 छेद 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 रहता है, ठीक है ना। लेकिन वो इतना इतना कम रहता है, इतना पतला रहता है कि वो मानव शरीर की खुली आंखों से नहीं दिखाई देता है, लेकिन स्पंजी ही होता है। क्या होता है, स्पंजी। मतलब ऐसा नहीं, कड़ा तो रहता ही है, लेकिन उसमें भी स्पंज की तरह छेद छेद रहता है, और उसी तरह से हड्डी का निर्माण होता है। हाँ, ब्लड वगैरह, ब्लड वेसल्स जो है वो आप बाहर अंदर जा सके, ठीक है ना। मिनरल्स वगैरह जो भी है। हड्डियों का निर्माण जो है ना एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से होता है, जिस प्रोटीन का नाम क्या है, आप लोग नाम जानते नहीं, हिपेरिन नहीं, इसोइन प्रोटीन। क्या नाम है, इसोइन प्रोटीन, ठीक है ना। हड्डियों का जो विशेष प्रकार का प्रोटीन से निर्माण होता है, कौन सा प्रोटीन रहता है, इसोइन प्रोटीन रहता है, ठीक है ना। आगे आगे आपको देखना है, हड्डियों का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट नामक यौगिक से होता है, इसलिए हड्डियों में कौन सा पाया जाता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस, इसमें कभी कभी पूछता है कि कैल्शियम, ये फास्फोरस जो है ना किस प्रकार से पाया जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। कैसा पाया जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। हड्डियों में विशेष प्रकार की चमक किस रसायन के कारण होता है, तो वो भी याद रखिएगा, फास्फोरस के कारण। किसके कारण, फास्फोरस के कारण। कभी आप अगर शमशान वगैरह जो होता है ना, उधर से आप गुजरिएगा ना, तो आपको लगेगा क्या कि आग अभी भी जल रहा है, छोटा छोटा आपको चमकते रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं समझिए कि वो आग ही जलते रहता है, हड्डी जो बिछड़ा हुआ रहता है ना, तो हड्डी में फास्फोरस में अपना एक चमक होता है, ठीक है ना, अपना एक दीप्ति होता है, वो वही हमेशा चमकते रहता है, ठीक है ना, हड्डी में। हाँ, हड्डी के द्वारा जो है महत्वपूर्ण शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, हृदय, फेफड़ा और मस्तिष्क आदि को, ठीक है ना।
देखिए इसके बाद देखिए बोन मैरो का जिक्र आता है, ठीक है ना। हड्डियों के बीच में मौजूद छिद्र में कुछ विशेष प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं, बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा कहते हैं। बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। अच्छा, अस्थि मज्जा जो है ना कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन सा, तो एक तो येलो बोन मैरो, क्या होगा, येलो बोन मैरो, और एक तो रेड, ठीक है ना, रेड। येलो से डब्ल्यूबीसी बनता है, येलो से हाँ ठीक है, येलो से क्या चीज का निर्माण होता है, तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। और आरबीसी का किससे निर्माण होता है, तो रेड बोन मैरो से आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है ना। और इसी से प्लेटलेट्स भी इसी से बनता है, ठीक है ना। प्लेटलेट्स भी कहाँ से बनता है, तो यहीं से बनता है। और गर्भावस्था में तो भी बताए थे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, यकृत में होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए उपास्थि एक होता है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। इसका निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका से होता है जिसको कोरेंडोसाइट्स कहते हैं, ठीक है ना, कोरेंडोसाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। ये उपास्थि है। उपास्थि कुछ भी नहीं होता है। उपास्थि जो है ना एक कमजोर जो है ना, जैसा टेंडन वगैरह होता है ना, उसी तरह का जो है ना, टेंडन की तरह का ही जो है ना, सो मतलब जहां पे कमजोर टिश्यू की जरूरत पड़ती है, जो मतलब लचीलापन, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना, जो लचीलापन चाहिए जहां पे, जो ऐसा नहीं है कि मांसपेशी अगर बार बार लचीलापन रहेगा तो मांसपेशी तो टूट जाएगा। बार बार अगर वो ऊपर नीचे होता रहेगा तो मांसपेशी टूट जाएगा। धागा को कितना बार आप ऊपर नीचे कीजिएगा, टूट जाएगा। लेकिन रबड़ नुमा अगर कोई आकृति बना देते हैं तो वो कभी टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार का लचीला जो अगर प्रदान करना है कहीं पे, तो वो कौन सा हो जाएगा, उपास्थि। वहां पे कार्टिलेज का निर्माण होता है, कार्टिलेज के द्वारा। छोड़ दें, देखिए इस थोड़ा सा इसको जो है ना, सो हाँ संयोजी उत्तक को खत्म कर देते हैं। संयोजी उत्तक, इसके बाद देखिए दूसरा जो संयोजी उत्तक है वो कौन सा है, दूसरा क्या हुआ, हाँ कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तीसरा जो संयोजी उत्तक है कौन सा है, बसा संयोजी। बसा संयोजी कौन सा है, बसा संयोजी है, ठीक है ना। बसा संयोजी उत्तक है। तो बसा संयोजी उत्तक कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। ये एक ऐसा प्रकार का उत्तक होता है जो अपने अंदर जो है ना जगह को खाली रखता है और इसमें बसा को स्टोर करके रखता है। क्या चीज को स्टोर करके रखता है, बसा को। यानी जितना भी जो है ना फैट्स वगैरह जो स्टोर रहता है वो कहाँ पे रहता है, तो बसा संयोजी उत्तक जिसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं उसी में रहता है। इसके बाद आगे देख लीजिए, तो एक है क्या चीज, तरल संयोजी उत्तक। जो तरल संयोजी उत्तक नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है ना। ऐसा संयोजी उत्तक जो तरल अवस्था में हो जाता है, तो जिसका जैसे उदाहरण के लिए क्या बोल सकते हैं आप, ब्लड बोल सकते हैं, ठीक है ना। सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो ब्लड ही है, ठीक है ना। नहीं इसके अंदर जो है ना पेशी उत्तक वगैरह बच गया है, ठीक है ना। एक देख लीजिए, लास्ट करवा देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा एक करवा देते हैं। लिम्फ्स के बारे में बहुत प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। लसिका जिसको बोलते हैं, लसिका, ठीक है ना। लसिका से क्वेश्चन पूछता है। देखिए लसिका जो है ना ये ब्लड के अंदर ही पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, ब्लड के अंदर। लसिका ब्लड के अंदर ही पाया जाता है। यह बिल्कुल रक्त के समान होता है लेकिन इसमें आरबीसी नहीं होता है, ठीक है ना। लसिका जो है ना वो एकदम लगेगा कि ये ब्लड ही है लेकिन उसमें आरबीसी नहीं होता है, ठीक है ना। आरबीसी नहीं होता है। आरबीसी नहीं होने के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, सफेद। कैसा हो जाता है, सफेद हो जाता है। लसिका का रंग सफेद हो जाता है। देखिए लिम्स में यानी कि लसिका में डब्ल्यूबीसी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण यह रोगों से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि एंटीबायोटिक्स का जो निर्माण होता है शरीर में वो किससे होता है, तो लसिका से होता है, ठीक है ना। कभी भी ऐसा नहीं मारिएगा कि एंटीबायोटिक का निर्माण डब्ल्यूबीसी करता है। एंटीबायोटिक का निर्माण लसिका करता है और लसिका के अंदर डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। हाँ वही एंटीबॉडी, क्या हुआ, हाँ नहीं वही एंटीबायोटिक नहीं, वही एंटीबॉडी है, ठीक है ना। एंटीबॉडी है वही एंटीबैक्टीरियल भी हो जाएगा, एंटीबायोटिक वही हो जाता है, ठीक है ना। वही है एंटीबॉडी ही है, ठीक है ना। एंटीबॉडी ही है। एंटीबैक्टीरियल मतलब जो बैक्टीरिया के खिलाफ जो पदार्थ बनाया जो बैक्टीरिया को नष्ट करे वही एंटी बैक्टीरियल हो जाता है। और एंटीबॉडी कहने का मतलब इसमें सब आ जाता है, ठीक है ना। चाहे वो वायरस के खिलाफ हो, चाहे वो बैक्टीरिया के खिलाफ हो, चाहे प्रोटोजोआ के खिलाफ हो, चाहे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ हो, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ब्लड तथा लिम्फ शरीर में अलग अलग बहते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ब्लड के साथ ही जो है सो ये बह जाएगा कौन, लिम्फ यानी कि लसिका जो है, ऐसा नहीं कि इसी में वेसल्स में ही बहने लगे। सोने दोनों अलग अलग बहते हैं। ब्लड जिस नली के द्वारा बहता है उसे ब्लड वेसल्स कहते हैं, जबकि लिम्फ्स जिस नली के द्वारा बहता है उसे लिम्फ वेसल्स कहते हैं, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स कौन कहलाएगा, जिसमें ब्लड बहेगा, और लिम्फ वेसल्स कौन कहलाएगा, जिसमें हाँ लसिका बहेगी, ठीक है ना।
इतना ही लिखे हुए हैं। एक तो चीज इसमें और इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लसिका जो है ना ये क्या करता है, तो जितना भी शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको जो है ना अपने अंदर फंसा लेता है। क्या करता है, अपने अंदर फंसा लेता है, और उसमें WBC रहता है जिसमें कि क्या चीज का निर्माण होते रहता है, एंटीबॉडी का निर्माण रहता है, और वहां से उस जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है ना, ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। बंद कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, बस पॉज करना है।